स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने संज्ञा अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें हमने सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाम ही संज्ञा है और संज्ञा ही नाम है। फिर उसके बाद हमने संज्ञा के भेदों की चर्चा करी कि 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर हमने इनकी विस्तार में भी कुछ चर्चा की थी, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की हमने चर्चा की, जहाँ पर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखी थी कि किसी विशेष व्यक्ति, जानवर, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखे थे। फिर हमने जैसे विशेष जानवरों के नाम के उदाहरण देखे, जैसे चेतक, लीलण, नंदी, मछली। फिर हमने बात की कि दिशाओं, दिनों, महीनों, नदियों, पर्वतों, देशों, शहरों, धार्मिक ग्रंथों, त्योहारों एवं ग्रह नक्षत्रों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, और इन सभी के हमने उदाहरण भी देखे थे, जैसे गंगा, पन्नालाल, हिमालय, जयपुर, रामायण, मोहन, चेतक। फिर हमने आगे चर्चा करी थी आपके संज्ञा के दूसरे भेद की, जो कि थी जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक ही जाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि के नाम का बोध होता है। जैसे, और यहाँ पर हमने देखा था उन्हें गिना, तोला और मापा भी जा सकता है। जैसे हमने उदाहरण देखे, नदी, पुस्तक, पेड़, रजाई, पशु, पक्षी, मनुष्य, लड़का, लड़की, गांव, शहर आदि। फिर हमने यहाँ पर विभिन्न जातियों के उदाहरण देखे, जैसे मनुष्यों की जाति देखी, आदमी, औरत, लड़का, लड़की। फिर पशु पक्षियों की जाति देखी, गाय, बैल, चिड़िया, घोड़ा। वस्तुओं की जाति देखी, किताब, कुर्सी, घड़ी। शारीरिक अंगों की देखी, स्थान की देखी, गांव, शहर, विद्यालय। संबंधों की जाति, चाचा, चाची, पिता, भाई। फिर हमने एक महत्वपूर्ण चर्चा की कि पदों या व्यवसाय करने वालों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं, तथा इनके द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे किसान एक क्या है, आपका व्यवसाय करने वाली जो है, व्यवसाय करने वाले का नाम है, तो वह जातिवाचक संज्ञा में है, और उसका व्यवसाय क्या है, किसानी, तो वह भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद हमने प्राकृतिक आपदाओं तक चर्चा कर ली थी। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और देखिए शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट के साथ। तो देखिए यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण जो नोट है वह क्या कहता है, तो देखिए नोट जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। नोट कहता है कि जातिवाचक संज्ञा को 2 भेदों में बांटा गया है। जातिवाचक संज्ञा के भी कितने भेद हैं? 2 भेद। 2 भेदों में जातिवाचक संज्ञा को बांटा गया है। कौन कौन से? तो देखिए पहली है उनमें से, पहली कौन सी है? पहली है आपकी समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समूह या समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है? इन्हें गिना जा सकता है। ये कौन सी संज्ञाएं हैं जिन्हें गिना जा सकता है? वे आपकी समूह या समुदायवाचक संज्ञा होती हैं, जो कि आपके जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है। जैसे कि इसमें कौन कौन सी आती हैं? तो देखिए इसमें आपके आती है, जैसे हमने ए पार्ट इसका लिया है, वह है आपका व्यक्तियों का समूह। इसमें आता है आपका व्यक्तियों का समूह, जैसे जुलूस, बारात, कक्षा, मेला, संघ, सभा, समाज, सेना आदि। तो ये सभी क्या हैं? ये व्यक्तियों के समूह हैं जिन्हें गिना जा सकता है, या समुदाय हैं। तो ये किस में आते हैं? ये आपके समूह या समुदायवाचक संज्ञा में आते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे 200 लोगों का जुलूस, 100 लोगों की बारात, 60 लोगों की कक्षा, 1000 लोगों का मेला, 100 लोगों का संघ, 50 लोगों की सभा, 1000 लोगों का समाज, 10,000 की सेना। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यक्तियों के समूह हैं। व्यक्तियों से मिलकर के यह समूह बना है और इसे गिना जा सकता है। फिर हम यदि बात करें तो समूह या समुदायवाचक संज्ञा में दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका जानवरों का समूह है।
जैसे यहाँ पर हैं, इसमें झुंड, टोली, रेवड़, ये सब भी क्या हैं, ये सभी जानवरों के झुंड हैं। जैसे कि 10 बैलों का झुंड आ रहा है, 100 गायों की टोली है, इस प्रकार से ये आपके जानवरों के झुंड हैं। फिर इसमें तीसरा जो पार्ट है आपका, वह कौन सा है, वह है वस्तुओं का समूह है। कौन सा, तो वस्तुओं का समूह है। जैसे कबाड़, गुच्छा, ढेर, बंडल, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञाएं हैं जिन्हें गिना जा सकता है, और ये वस्तुओं के समूह हैं। जैसे कबाड़, तो देखिए जैसे किताबों का कबाड़, तो 50 किताबें कबाड़ हो रही हैं, या फिर 50 गाड़ियों का कबाड़, ठीक है। फिर गुच्छा, 100 किताबों का ढेर, 150 पन्नों का बंडल, तो ये क्या है, यह समूह को दर्शाता है और उसे आप गिन सकते हैं। किसका समूह है, तो वस्तुओं का समूह है। जैसे 4 कुर्सियों का कबाड़, तो 4 कुर्सियां हैं, वस्तु हैं, उनका समूह है, क्या है, कबाड़ है। तो यह आपको स्पष्ट हुआ होगा। फिर आगे हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भेद है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी, तो वह है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। इन्हें तौला या मापा जा सकता है। इनका क्या किया जा सकता है, देखिए समूह या समुदायवाचक संज्ञा को गिना जा सकता है, और जो द्रव्यवाचक होती हैं उन्हें तौला या मापा जा सकता है। इनमें कौन कौन आते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी संज्ञा है, कौन कौन से समूह आते हैं। तो देखिए इसमें धातुओं या खनिजों के नाम, आप उन्हें गिन नहीं सकते लेकिन माप सकते हैं। जैसे कि लोहा, तो 1 क्विंटल लोहा, सोना 10 तोला सोना, चांदी 1 किलो चांदी आदि। तो ये क्या हैं, ये आपके धातु और खनिज हैं जिन्हें आप तौल सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम लें तांबा, तो 10 क्विंटल तांबा, तो इसे आप माप सकते हैं या तौल सकते हैं। फिर दूसरा आपके पास आता है क्या, तो देखिए इसका दूसरा पार्ट है पदार्थों के नाम। पदार्थों को भी आप तौल सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे अन्न, 5 मन अन्न, आटा 10 किलो आटा, गेहूँ 12 किलो गेहूँ, 2 किलो फल, 1 क्विंटल मिट्टी, 10 किलो सब्जी आदि। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी पदार्थ हैं, और इन्हें आप गिन थोड़ी सकते हैं कि 4 आटा 10 गेहूँ, ये सभी तो क्या हैं, ये सभी आपके तौल या माप के हिसाब से आते हैं। तो ये किस में होंगे, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में होंगे। फिर इसका अगला भाग कौन सा है, तो देखिए इसका अगला भाग है आपका द्रवों के नाम। तो जो द्रव होते हैं आपके, उन्हें भी आप या तो तौल सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे घी, तो 2 लीटर घी, तेल 1 लीटर तेल, दूध 500 मिलीलीटर दूध, 1 किलो दूध, पानी 20 लीटर पानी, पेट्रोल 5 लीटर पेट्रोल, ये सभी क्या हैं, ये सभी द्रवों के नाम हैं, और आप इन्हें गिन नहीं सकते। आप ऐसे नहीं गिन सकते 1 घी 2 घी, इसे आप तौल या माप सकते हैं। इसी प्रकार से तेल, दूध, पानी, पेट्रोल, इन्हें भी आप क्या कर सकते हैं, इन्हें भी आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ माप सकते हैं या फिर तौल सकते हैं। तो वे आपके क्या हैं, वे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने बात की है उसे हम एक और बार पुनः देख लेते हैं कि क्या चर्चा यहाँ पे की गई है। तो देखिए हमने शुरुआत करी यहाँ पर किससे, महत्वपूर्ण नोट से, जो क्या कहता है कि जातिवाचक संज्ञा को 2 भेदों में बांटा गया है। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं यदि हम उनकी बात करें, तो देखिए पहला भेद आपके पास था समूह है या फिर समुदायवाचक संज्ञा, समूह है या समुदायवाचक संज्ञा। और दूसरा भेद कौन सा है, पहला भेद आपका ये था, और दूसरा भेद था आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपके जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। अब यदि हम बात करें तो देखिए इनमें अंतर क्या है।
तो समूह या समुदाय जो है उसे आप गिन सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए इसका क्या किया जा सकता है, इसे आप गिन सकते हैं। और जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं इन्हें आप क्या कर सकते हैं, इन्हें या तो आप तौल सकते हैं या इन्हें माप सकते हैं। ये दो काम जो हैं अलग अलग। यहाँ पर आपको इनकी जो पहचान में अंतर है वह स्पष्ट हो गया होगा। क्या बात कही गई कि जातिवाचक संज्ञा जो है उसके दो भेद होते हैं। कौन से, एक समूह या समुदायवाचक जिसे आप गिन सकते हैं, और दूसरा द्रव्यवाचक जिसे आप तौल या माप सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, फिर इनकी विस्तार में आगे चर्चा करी। पहला था आपका पहला भेद समूह या समुदायवाचक संज्ञा, इन्हें क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसके बारे में महत्वपूर्ण था कि इन्हें गिना जा सकता है। जिन जातिवाचक संज्ञाओं को गिना जा सकता है वे क्या होती हैं, वे होती हैं आपकी समूह या समुदायवाचक संज्ञा। यहाँ तक आपको इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आई। फिर इसमें हमने तीन विभिन्न क्या देखे, समूह देखे। जैसे पहला था आपके पास कौन सा, व्यक्तियों का समूह। तो उसमें हमने क्या क्या उदाहरण देखे, पहला था जुलूस। तो देखिए 100 लोगों का जुलूस, बारात 200 लोगों की बारात, जो कि हम सामान्यतः बात भी करते हैं कि जब किसी के यहाँ शादी होती है कि 200 लोगों की बारात आएगी। फिर कक्षा 60 विद्यार्थियों की कक्षा, तो यहाँ पर आप उन्हें गिन सकते हैं कि इस कक्षा में 60 लोग हैं। मेला 1000 लोगों का मेला, संघ 10,000 लोगों का संघ, सभा 100 लोगों की सभा, समाज 1000 लोगों का समाज, सेना 10,000 की सेना या 10,000 की फौज। तो ये क्या हैं, ये आपके व्यक्तियों के समूह हैं। वे समूह हैं जो व्यक्तियों से बने हैं और इन्हें आप गिन सकते हैं, व्यक्तियों को गिना जा सकता है। तो ये क्या हुए, ये आपके समूह या समुदायवाचक संज्ञा हुई। फिर दूसरा समूह था आपका जानवरों का समूह। जैसे उदाहरण हमने देखे झुंड। तो देखिए 10 बैलों का झुंड, टोली 100 गायों की टोली, 10 कुत्तों की टोली आदि। ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके जानवरों के समूह हैं। और फिर हमने इसमें तीसरा जो समूह देखा वह था आपका वस्तुओं का समूह। जैसे कबाड़, तो 10 मेज़ों का कबाड़। तो आप मेज क्या हैं, वस्तुएं हैं, कितनी हैं, 10 हैं, उनका कबाड़। तो यह एक समूह को दर्शाता है। फिर गुच्छा, 10 चाबियों का गुच्छा। तो वहाँ पर चाबी एक वस्तु है, उसे आप गिन सकते हैं और उनका समूह है, तो वह आपका क्या हुआ, वह आपका समुदायवाचक समूह। ढेर 100 किताबों का ढेर। तो यहाँ पर वस्तुओं को गिना जा सकता है, तो यह आपका क्या होगा, यह आपका होगा कौन सा, समूह है या समुदायवाचक संज्ञा। फिर इसी प्रकार से बंडल, तो 150 पन्नों का बंडल, 10 बीड़ियों का बंडल। तो ये क्या हुए, ये आपकी वस्तुएं हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं, और गिन सकते हैं इसलिए यह आपके समूह या समुदायवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक संज्ञा का एक भेद है। तो यहाँ तक आपको पहला भेद जो था समूह या समुदायवाचक वह स्पष्ट हुआ होगा। अब हमने आगे किसकी बात करी, तो देखिए आगे हमने यहाँ पर चर्चा करी है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा की। किसकी, द्रव्यवाचक संज्ञा की, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए इन्हें तौला या मापा जा सकता है। इनके साथ क्या किया जा सकता है, इन्हें या तो आप तौल सकते हैं या फिर इन्हें माप सकते हैं, इन्हें गिन नहीं सकते। इसमें कौन कौन से समूह आए, तो देखिए सबसे पहले हमने बात करी आपके धातुओं या खनिजों के नाम। जो धातु हैं, खनिज हैं, उन्हें आप गिन नहीं सकते, उन्हें आप या तो तौल सकते हैं या माप सकते हैं। जैसे उदाहरण हमने देखे थे, पहला था लोहा। तो देखिए 10 क्विंटल लोहा, 1 टन लोहा, इस प्रकार से वहाँ पर हम बात करते हैं। फिर सोना, 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, 28 तोला सोना। चांदी 5 किलो चांदी, 1 किलो चांदी। तो चांदी को आप तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। फिर यहाँ पर दूसरा समूह कौन सा था, तो वह था पदार्थों के नाम। जहाँ पर पदार्थों के नाम हो उन्हें भी आप माप सकते हैं या तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे अन्न, 1 क्विंटल अन्न, आटा 10 किलो आटा, गेहूँ 4 मन गेहूँ, फल 2 किलो फल, मिट्टी 4 क्विंटल मिट्टी,
4 टन मिट्टी, सब्जी 2 किलो सब्जी आदि। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी पदार्थ हैं और इन पदार्थों को आप क्या कर सकते हैं, इन्हें या तो तौल सकते हैं या माप सकते हैं। तो ये किस में आए, ये आपके आए द्रव्यवाचक संज्ञा में। और अंत में हमने बात की द्रवों के नाम, यानी कि लिक्विड जो होते हैं तरल, उनके नाम। जैसे उदाहरण में हमने देखा घी, तो घी को आप गिन नहीं सकते लेकिन तौल या माप सकते हैं। 1 किलो घी, 1 लीटर घी। इसी प्रकार से तेल, 2 लीटर तेल, दूध, आधा लीटर दूध, पानी 4 लीटर पानी, पेट्रोल 10 लीटर पेट्रोल। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है जातिवाचक संज्ञा को लेकर, उसके 2 भेदों को लेकर, वह आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्पष्ट हुई होगी, विस्तार में आपको समझ में आया होगा और यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर देखिए हम किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे संज्ञा का जो तीसरा भेद है। कौन सा, तो वह है आपका भाववाचक संज्ञा। इससे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन दोनों की चर्चा विस्तार में कर चुके हैं। तो देखिए परिभाषा क्या कहती है भाववाचक संज्ञा की, तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा कहती है कि व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि के भाव, अवस्था, आकार, गुण, दशा आदि का जिनसे हमें बोध हो, वे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि के भाव, अवस्था, आकार, गुण, इनका क्या हो, इनका यदि हमें बोध होता हो तो वह आपकी भाववाचक संज्ञा है। जैसे अब यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट की चर्चा करेंगे जो कि जिससे आपको भाववाचक संज्ञा को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए नोट क्या कहता है, इन्हें गिना, छुआ या देखा नहीं जा सकता। इन्हें क्या नहीं कर सकते आप, गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। इन्हें सिर्फ महसूस या अनुभव किया जा सकता है। तो ये क्या होती हैं आपकी भाववाचक संज्ञा। आप नाम से भी इसे समझ सकते हैं। जैसे कि भाव होते हैं तो आप अपने किसी भी भाव को छू नहीं सकते, गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप उस भाव को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे खुशी, हर्ष, उल्लास, दुख, क्रोध, ये सभी भाव हैं। इन्हें आप क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से यह सिर्फ आपके समझने के लिए है कि आप इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं वे हैं जिन्हें आप सिर्फ महसूस या अनुभव कर सकते हैं। तो वे आपकी कौन सी होती हैं, वे आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। और देखिए आगे क्या कहा गया है कि भाववाचक संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द, 2 प्रकार के। उनकी अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार हम यहाँ पर क्या देखते हैं, तो देखिए हमने परिभाषा देखी, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट की चर्चा की, जिन्हें अब हम एक बार पुनः देख लेते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या कहती है भाववाचक संज्ञा की। परिभाषा कहती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ और स्थान आदि के भाव, अवस्था, आकार, गुण, दशा आदि का बोध जिससे हो वे आपकी भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। किसका बोध हो, तो देखिए हमें याद रखना है भाव का, अवस्था का, आकार का, गुण का और दशा का जिनसे हमें बोध होता है वे आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने एक नोट पर चर्चा करी, और नोट क्या कहता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि इन्हें आप गिन नहीं सकते, छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। इन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं, इन्हें सिर्फ आप महसूस और इनका अनुभव किया जा सकता है। तो भाववाचक संज्ञाओं की यदि हम बात करें तो देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन्हें सिर्फ महसूस या इनका सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा आप इन्हें गिन, छू, देख नहीं सकते।
यहाँ तक जो हमने चर्चा की है वह आपको समझ में आई होगी। फिर हमने बात की कि भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब कौन कौन से हैं उनकी हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। तो देखिए पहले कौन से हैं? तो पहले हैं आपके यहाँ पर मूल या फिर रूढ़ शब्द। कौन से? तो देखिए पहले हैं आपके पास भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले हैं मूल या फिर रूढ़ शब्द। ये इनके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए ये बिना किसी व्याकरणिक कोटि या इकाइयों से निर्मित मूल एवं स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द। ये कैसे हैं? मूल हैं और स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ये किसी और इकाई से नहीं बने हैं, इनमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ये स्वयं में ही एक मूल शब्द हैं। किसी और चीज़ के जुड़ने से, किसी उपसर्ग प्रत्यय किसी चीज़ के जुड़ने से ये नहीं बने हैं। ये अपने आप में ही ऐसे की ऐसे शब्द हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं तो देखिए आदर, इच्छा, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, दया, प्यार, प्रेम, प्यास, मोह, लोभ, सत्य, स्नेह, सुख, हानि आदि। ये सभी क्या हैं? ये सभी सबसे पहले आप देखेंगे तो इन्हें आप देख नहीं सकते, इन्हें आप जो है छू नहीं सकते। इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? तो इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ महसूस या अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुए? ये भाववाचक संज्ञा हुए। अब उसमें भी ये मूल या रूढ़ शब्द हैं, यानी कि ये किसी और व्याकरणिक इकाई से निर्मित नहीं है। बिना किसी भी चीज़ के जोड़े तोड़े ये शब्द अपने आप में बने हैं। जैसे हमने उदाहरण भी देखे आदर, इच्छा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सभी। फिर यदि हम बात करें तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है इसमें आपके पास यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द। तो देखिए ये क्या है? ये विभिन्न प्रत्ययों के योग से बने भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ये किससे बने हैं? विभिन्न प्रत्ययों के जुड़ने से। पहले थे मूल या रूढ़ शब्द जो अपने आप में स्वतंत्र शब्द थे, किसी भी चीज़ की जोड़ तोड़ से नहीं बने। दूसरे हैं यौगिक शब्द, जो कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ के योग से जुड़ने से बने हैं। तो किससे? प्रत्ययों के योग से बने हैं। वे आपके क्या होते हैं? वे आपके यौगिक शब्द होते हैं। तो यहाँ तक हमने जो चर्चा की है उसमें हमने किस पे बात की? उसमें हमने बात की है कि भाववाचक संज्ञा शब्द जो हैं उन्हें हमने दो प्रकार या दो भेदों में बांटा है। जिसमें पहला कौन सा था? तो पहला था आपका मूल या रूढ़ शब्द, जो बिना किसी व्याकरणिक इकाई, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? इकाई, जो कि बिना किसी व्याकरणिक इकाई से निर्मित मूल एवं स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, किसी भी चीज़ की जोड़ तोड़ से नहीं बने। जैसे हमने उदाहरण देखे थे यहाँ पर आदर, इच्छा, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, दया, प्यार, प्रेम, प्यास, मोह, लोभ, सत्य, स्नेह, सुख, हानि आदि। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी यदि आप देखेंगे तो ये भाव हैं। इन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इन्हें सिर्फ आप महसूस या अनुभव कर सकते हैं। आदर को, इच्छा को, ईर्ष्या को, क्रोध को, घृणा को, प्रेम, मोह, लोभ, इन सभी को आप सिर्फ महसूस या अनुभव कर सकते हैं। तो ये आपके क्या हुए? भाववाचक संज्ञा। और उसमें भी ये मूल या रूढ़ शब्द हैं। फिर दूसरे कौन से थे? दूसरे थे आपके यौगिक शब्द, जो विभिन्न किससे बने? प्रत्ययों के योग से बने, जो कि इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है। यौगिक शब्द यानी कि योग से बने। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं जिससे आपको याद रहे। यौगिक शब्द किससे बने? यौगिक शब्द आपके बने हैं योग से। यौगिक शब्द आपके योग से बने हैं। तो ये क्या हुए? ये आपके हुए भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये प्रत्ययों के योग से, विभिन्न जब प्रत्ययों का योग होगा तो आपके यौगिक शब्द बनेंगे। तो आपको यहाँ तक की जो बात है वह समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कि यौगिक शब्द कैसे कैसे बन सकते हैं। तो देखिए हम इसमें विभिन्न चीज़ों की चर्चा करेंगे कि कैसे जातिवाचक संज्ञा से आपके
भाववाचक संज्ञा के यौगिक शब्द बन सकते हैं। फिर सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, जो चर्चा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं उसे आप बहुत ही ध्यान से समझें और सुनें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यौगिक शब्द कैसे बने, जिसमें पहली हम चर्चा करेंगे कि यौगिक शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा से भी बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जब आप प्रत्यय लगा देंगे, क्या लगा देंगे, प्रत्यय, तो आपके क्या बन जाएंगे, तो आपके यौगिक भाववाचक संज्ञा शब्द। जैसे उदाहरण दिया है बच्चा, अब इसमें आप जब पन प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा बचपन। इसी प्रकार से लड़का, इसमें जब पन प्रत्यय लगेगा तो लड़कपन। ये सभी हम कहाँ कर चुके हैं, ये सभी हम प्रत्यय अध्याय में कर चुके हैं। आप वहाँ जाकर प्रत्यय अध्याय की वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी विस्तार में और अच्छे से आपको सभी उदाहरणों के साथ समझाया गया है। फिर देखिए अगला है कलाकार, इसमें जब ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह आपका कलाकारी बना देगा। तो कलाकारी जो है इसे आप महसूस कर सकते हैं। डकैत, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, डकैती बन गया। फिर नौकर, इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे, नौकरी। चोर, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, चोरी। मित्र, इसमें आ प्रत्यय जोड़ा, ता प्रत्यय, मित्रता। मानव में ता प्रत्यय, मानवता। इसी प्रकार से माता या मातृ, इसमें त्वय प्रत्यय, मातृत्व। बाल में पन प्रत्यय, बालपन। शिशु में ता प्रत्यय, शिशुता। भ्रातृ या भाई में त्वय, तो देखिए भ्रातृत्व, और भाई में चारा प्रत्यय, भाईचारा। बाप में औती प्रत्यय, बापौती। बहन में आपके आपा प्रत्यय, बहनापा। पशु में ता प्रत्यय, तो यह पशुता। यहाँ पर हमने किन की बात की है, तो आप देखेंगे कि बच्चा क्या है, यह आपके जातिवाचक संज्ञा है, और बचपन क्या है, तो बचपन आपके भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा में आप प्रत्यय जोड़कर क्या बना रहे हैं, भाववाचक यौगिक शब्द बना रहे हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा शब्द यहाँ पर हम बना रहे हैं, जिनकी हमने यहाँ पर काफ़ी विस्तार में भी चर्चा करी। फिर यदि हम देखेंगे तो देखिए आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपके यहाँ पर दूसरा किस प्रकार से यौगिक शब्द बनते हैं, तो वे बनते हैं आपके सर्वनाम शब्दों से। किन से, सर्वनाम शब्दों से। तो देखिए मम, मम से बना ममता या ममत्व। अपना से अपनापन, तो ये क्या है, मम, अपना, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम हैं। और सर्वनाम में यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, तो जैसे अपना है, अपना में आपने पन प्रत्यय लगाया तो वह अपनापन बन गया। स्वयं में त्वय प्रत्यय, तो स्वयत्व। अहम में कार प्रत्यय, तो अहमकार या अहंकार। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्वनाम शब्द जो हैं उनके साथ जब आप प्रत्यय प्रयोग में लेते हैं, सर्वनाम शब्दों के साथ आप क्या लगा रहे हैं, तो यहाँ पर आप प्रत्यय लगा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे यहाँ पर ये भाववाचक शब्दों, भाववाचक संज्ञा शब्दों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। फिर तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा आप भाववाचक यौगिक संज्ञा शब्द किससे बनाते हैं, विशेषण शब्दों से। यहाँ पर क्या होगा, विशेषण शब्दों के साथ में आप प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपके भाववाचक संज्ञा शब्द मिलेंगे। जैसे पवित्र, यह एक विशेषण है, इसमें जब ता प्रत्यय जुड़ेगा तो वह पवित्रता। नम्र, यह भी एक विशेषण है, ता प्रत्यय जुड़ा, नम्रता, जो कि भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर लघु यानी कि छोटा, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, तो यह आपके विशेषण है। फिर इसमें ता प्रत्यय जोड़कर लघुता। फिर महत् से महत्व, और देखिए महत्व आपका जो है इस प्रकार लिखा जाता है, तो शब्द शुद्धि में भी हमें याद रखना है। यदि हम बात करें तो देखिए महत्व को हम सामान्यतः इस प्रकार से लिख देते हैं, तो यह आपका गलत होता है। शुद्ध रूप से महत्व आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है, शब्द शुद्धि से संबंधित चीज़ है। फिर आपका खुशहाल विशेषण है, इसमें जब आप ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है खुशहाली, जो कि क्या है, जो कि आपका एक भाववाचक संज्ञा है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। नैतिक, इसमें ता प्रत्यय जोड़ा, नैतिकता, भाववाचक संज्ञा बनी। पराया, फिर इसमें पन प्रत्यय जोड़ा, पराया क्या है, विशेषता है, तो यह पराया प्लस पन प्रत्यय
परायापन, फिर समप्लसता, समता, सुंदर विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय जुड़ेगा, सुंदरता, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो यह क्या होगा, यह आपकी भाववाचक संज्ञा बनी। छोटा, इसमें पन प्रत्यय लगाया, छोटपन। साफ, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, सफाई, तो यह क्या हुई, यह आपकी भाववाचक संज्ञा हुई। फिर विविध, विविध में जब आप एक विशेषण है विविध, विविध में जब ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह बनेगा आपका विविधता। इसी प्रकार से वीर, वीर एक क्या है, विशेषण है, और वीर में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो वीरता, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से मीठा, मीठा में स प्रत्यय, मिठास। ऊंचा में ई प्रत्यय, ऊंचाई, भाववाचक संज्ञा बनी। चालाक क्या है, विशेषण है, और चालाक में ई प्रत्यय जुड़ा, चालाकी। मूर्ख क्या है, विशेषण है, और मूर्ख में जब ता प्रत्यय जुड़ा तो मूर्खता। खुला, खुला में क्या है, खुला एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है, खुला कमरा, खुला बरामदा। इसमें यदि पन प्रत्यय जुड़ा तो खुलापन, तो क्या हो जाएगा, उसे आप महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर इसी प्रकार से उदास एक विशेषण है, उदास व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता क्या है, उदास, और इसमें यदि ई प्रत्यय जोड़ा जाए तो यह आपकी बन जाती है उदासी, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो वह क्या होगी, वह आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। फिर अगला यदि हम बात करें तो भाववाचक संज्ञा आप किससे बनाते हैं, तो फिर आप भाववाचक संज्ञा आगे बनाते हैं क्रिया शब्दों से। कुछ क्रिया शब्दों के साथ जब आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे चढ़ना क्रिया के साथ में ई प्रत्यय बनाता है चढ़ाई। लड़ना क्रिया के साथ में ई प्रत्यय लड़ाई। धुनना क्रिया के साथ में ई प्रत्यय धुनाई। और जो क्रिया शब्दों से निर्मित होते हैं उन प्रत्ययों को कौन से प्रत्यय कहते हैं वो आप कमेंट में बताइएगा, जो कि हम प्रत्यय अध्याय में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। धुलना क्रिया के साथ में ई प्रत्यय धुलाई, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा। चुनना क्रिया के साथ में अ प्रत्यय चुनाव। हंसना क्रिया के साथ में ई प्रत्यय हंसी। सजाना क्रिया के साथ में वट प्रत्यय तो सजावट। घबराना क्रिया के साथ में आहट प्रत्यय तो घबराहट। उड़ना क्रिया के साथ में तो देखिए उड़ान। और घूमना का आव प्रत्यय जब लगेगा घूमना क्रिया में तो घुमाव। दिखाना क्रिया के साथ में जब दिखा के साथ में आव प्रत्यय तो वह बनेगा आवा प्रत्यय दिखावा। तो ये किससे बने, क्रिया शब्दों से। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया शब्दों से निर्माण हो रहा है, किसका, आपके भाववाचक संज्ञा शब्दों का। फिर हम बात करेंगे अव्यय शब्दों से। अव्यय शब्दों में जब आप प्रत्यय जोड़ते हैं तब भी आपको भाववाचक संज्ञा शब्दों का वहाँ पर निर्माण देखने को मिलता है। जैसे दूर में ई प्रत्यय जोड़ा दूरी। शीघ्र में ता प्रत्यय शीघ्रता। निकट में ता प्रत्यय निकटता। बाहर में ई प्रत्यय बाहरी। भीतर में ई प्रत्यय भीतरी। वाह में ई प्रत्यय वाहवाही। तो ये क्या है, ये आपके क्या बन रही हैं, भाववाचक संज्ञाएं यहाँ पर बन रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण हो रहा है, किनसे, अव्यय शब्दों से। और जैसे एक शाबाश से शाबाशी, ई प्रत्यय को जोड़कर यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ई प्रत्यय को जोड़कर आपके हो रहा है क्या, तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। अब देखिए ये जो हमने चर्चा करी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से आप यौगिक शब्द बना रहे हैं और वे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि यौगिक शब्दों का निर्माण होता है प्रत्ययों के योग से। जब प्रत्ययों के योग से आपका किसी भी शब्द में प्रत्यय लगें और वे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो कैसे कैसे, उसमें पहला था आपका जातिवाचक संज्ञा से। इसमें क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या होगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा के साथ में प्रत्यय जुड़ेगा और आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी भाववाचक संज्ञा। ये हमने बात की है कैसे, तो देखिए बच्चा, बच्चा क्या है, हमने कल चर्चा करी थी, जाति है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें यदि आप पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा, बचपन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। फिर लड़का क्या है, तो यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें जब आप पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या होगा,
ये हो जाएगा बचपन, जो कि क्या है, जो कि है आपकी भाववाचक संज्ञा। फिर हमने अगला उदाहरण देखा था कलाकार। इसमें यदि आप, कलाकार क्या है, एक जाति है। हमने बात की थी पद एवं व्यवसायों के नाम क्या होते हैं, उन्हें करने वालों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो यह आपकी जातिवाचक संज्ञा। और कलाकार का व्यवसाय क्या है, कलाकारी, तो ये इसमें ई प्रत्यय जब जुड़ा तो यह आपकी क्या बनी, भाववाचक संज्ञा। और पद एवं उस व्यवसाय का नाम क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो कलाकारी भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से डकैत, यह क्या है, व्यवसाय का नाम है डकैत, तो जातिवाचक संज्ञा। इसमें जब आप ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनता है डकैती, जो कि व्यवसाय है, तो यह क्या होगी, यह आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। फिर हमने देखा नौकर। नौकर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, यह एक व्यवसाय करने वाले का नाम नौकर। और इसमें यदि आप ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या बनती है, नौकरी, जो कि क्या है, व्यवसाय का नाम है या पद का, व्यवसाय का नाम है, तो यह क्या होगी, यह आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। फिर चोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि यह व्यवसाय करने वाले का नाम है, चोर उसका व्यवसाय है, काम है। इसमें यदि ई प्रत्यय जोड़ें तो बनता है चोरी, जो कि इसका व्यवसाय है, तो यह क्या होगी, यह आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार से मित्र में ता प्रत्यय, मित्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा ता प्रत्यय जुड़ा तो यह आपकी मित्रता भाववाचक संज्ञा। इसे आप महसूस या अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार से मानव क्या है, जाति है, मनुष्य जाति, इसमें ता प्रत्यय जोड़ा तो बनता है आपका मानवता, जो कि क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसे आप अनुभव या महसूस कर सकते हैं। फिर हमने अगला उदाहरण देखा था माता या मातृ। इसमें जब आप, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और इसमें जब त्व प्रत्यय जुड़ता है तो मातृत्व, मातृत्व की क्या होती है, भावना होती है, तो यह क्या है, भाववाचक संज्ञा। अगला उदाहरण था बाल। तो बाल यानी कि बच्चा, तो ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। और इसमें जब पन प्रत्यय जुड़ा तो यह बना बालपन, जो कि क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से शिशु जातिवाचक संज्ञा थी, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा बना शिशुता, जो कि क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। फिर हमने आगे चर्चा करी अगले उदाहरण पे, क्या था, भ्रातृ या भाई। तो भ्रातृ या भाई क्या है, यह है आपकी जातिवाचक संज्ञा। इसमें त्व प्रत्यय और इसमें चारा प्रत्यय जोड़कर क्या बना, भ्रातृत्व या भाईचारा, जो कि क्या है, भावनाएं हैं, तो यह क्या है, भाववाचक संज्ञा दोनों ही। फिर बाप, बाप क्या है, बाप पिता, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें आपका औती प्रत्यय जोड़ा तो यह क्या बना, यह बना आपका बाप, बपौती, जो कि क्या होता है, जो कि होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। फिर बहन प्लस आपा, बहनापा। इसी प्रकार से पशु क्या है, एक जाति है, और इसमें ता प्रत्यय जुड़ा तो पशुता, पशुता क्या है, भाव है, तो यह आपकी भाववाचक संज्ञा। तो आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बना रहे हैं। फिर हमने दूसरी बात करी आपके यहाँ पर किससे, तो यहाँ पर हम कर रहे थे सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय जोड़कर। जैसे मम, इसमें जब हमने क्या जोड़ा, इसमें हमने जोड़ा ता प्रत्यय, तो क्या बना, ममता या ममत्व। तो ये क्या है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, भाव है, ममता का भाव, ममत्व का भाव होता है। ऐसे ही अपना, अपना में जब आप पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, अपनापन। तो अपना क्या है, एक सर्वनाम है, उसमें आपने प्रत्यय जोड़ा अपनापन, अपनेपन की क्या होती है, भावना, तो यह आपके भाववाचक संज्ञा है। ये दो आपको स्पष्ट हुए होंगे। इसी प्रकार से स्व में त्व जोड़कर स्वत्व, और अहम में कार जोड़कर, अहम में क्या जोड़ा, कार, ये बना आपका अहंकार। और अहंकार क्या होता है, भाव होता है, जो कि क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है, उसे आप महसूस या अनुभव कर सकते हैं। फिर यदि हम आगे बात करें तो तीसरा हम किससे बना रहे थे, तीसरा हम बना रहे थे विशेषण शब्दों से। विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे थे। विशेषण प्लस प्रत्यय क्या बना रहे थे हम, भाववाचक। कैसे, तो देखिए पवित्र, पवित्र नदी, तो यहाँ पर पवित्र क्या है, विशेषण,
और विशेषण में आपने ता प्रत्यय जोड़ा पवित्र में, बना आपका पवित्रता। तो पवित्रता का क्या होता है? भाव। फिर नम्र, नम्र क्या है? विशेषण। नम्र में ता प्रत्यय जोड़ा, नम्रता। यह भी क्या हुई? यह भी आपकी भाववाचक संज्ञा हुई। फिर अगला उदाहरण क्या था? लघु। लघु क्या है? लघु होता है विशेषण। इसमें आपने क्या जोड़ा? इसमें आपने जोड़ा ता प्रत्यय, यह बना लघुता, जो कि क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर महत, और महत में त्व प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमने शब्द शुद्धि भी देखी कि इस प्रकार से महत्व क्या होता है? गलत। इस प्रकार से महत्व आपका शुद्ध रूप में लिखा जाता है। फिर था अगला उदाहरण खुशहाल। खुशहाल क्या है? विशेषण है। इसमें जब हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना खुशहाली, तो खुशहाली का भाव होता है, यह आपकी भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण था नैतिक। नैतिक विशेषण है। इसमें जब आप ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या होगा? नैतिकता, जो कि क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। फिर पराया। पराया क्या है? विशेषण है। इसमें जब आप पन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यह बनता है परायापन। परायापन का भाव होता है, आप महसूस कर सकते हैं कि यह व्यक्ति हमारे साथ अपनेपन का व्यवहार कर रहा है, यह परायेपन का। फिर हमारे पास अगला उदाहरण था सम। सम में ता प्रत्यय जोड़ा, समता, जो कि समानता का भाव होता है। फिर सुंदर क्या है? सुंदर है आपका विशेषण। इसमें जब आप ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या बनाएगा? यह बनाएगा सुंदरता, जो कि क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर छोटा, ये क्या है? यह भी विशेषण है, और इसमें जब आप पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह क्या बनता है? छोटपन, जो कि क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर साफ, विशेषण है। साफ, गंदा, साफ कंबल, गंदा कंबल विशेषता दिखा रहा है, तो यह विशेषण है। इसमें जब आप ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो यह बनता है सफाई, जो कि आपकी भाववाचक संज्ञा है। अब कौन सा शब्द किस प्रत्यय से बन रहा है, उसके लिए आपको प्रत्यय अध्याय की वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर इसी प्रकार से विविध में जब ता प्रत्यय जोड़ा, विविधता, तो विविधता क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। वीर क्या है? विशेषण है। वीर में ता प्रत्यय जोड़ा तो बनता है वीरता, जो कि क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर मीठा, मीठा में आस प्रत्यय जोड़ा, मिठास। ऊंचा, ऊंचा में ई प्रत्यय जोड़ा, ऊंचा विशेषण है। इसमें ई प्रत्यय जोड़ा, ऊंचाई, जो कि क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार से चालाक, चालाक लोमड़ी, चालाक मनुष्य, यह क्या है? चालाक विशेषण है, और इसमें जब ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना चालाकी, जो कि भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से मूर्ख में ता प्रत्यय, मूर्ख विशेषण है। ता प्रत्यय, मूर्खता, और मूर्खता क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। आप उसे अनुभव कर सकते हैं। इसी प्रकार से खुला, खुला कमरा क्या हुआ? विशेषण। उसमें पन प्रत्यय लगा, खुलापन, जिसे महसूस किया जा सकता है, तो भाववाचक संज्ञा। और उदास व्यक्ति, उदास क्या हुआ? विशेषण। इसमें ई प्रत्यय जब जुड़ा तो बना उदासी, उदासी को महसूस किया जा सकता है, तो यह आपकी भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण में कैसे प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, वह भी आपको स्पष्ट हुआ होगा। फिर हमने चौथा किससे किया? तो यह किया आपके क्रिया शब्दों में। क्रिया शब्दों से जब आप क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपके क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। कैसे? जैसे चढ़ना क्रिया में आपने ई प्रत्यय जोड़ा तो चढ़ाई, चढ़ाई क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। फिर लड़ना क्रिया में ई प्रत्यय जोड़ा, लड़ाई क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। धुनना में ई प्रत्यय, धुनाई। इसी प्रकार से धुलना क्रिया में ई प्रत्यय जोड़ेंगे, धुलाई, भाववाचक संज्ञा। चुनना में आव, तो क्या बनेगा? चुनाव। हंसना में ई प्रत्यय, हंसी। सजाना में आवट प्रत्यय, तो यह बनेगा सजावट। घबराना में आहट प्रत्यय जब आप जोड़ेंगे घबराना क्रिया में तो क्या होगा? घबराहट। उड़ना से उड़ान, घूमना से आव प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? घुमाव। और दिखाना में दिखना क्रिया में आवा प्रत्यय जोड़कर क्या बनेगा? दिखावा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके भाववाचक संज्ञाएं हैं। और अंत में हमने बात करी अव्यय शब्दों से किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए, अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, दूर से ई प्रत्यय जोड़कर दूरी, शीघ्र में ता प्रत्यय जोड़कर शीघ्रता, निकट में ता प्रत्यय जोड़कर निकटता, बाहर में ई प्रत्यय जोड़कर बाहरी, भीतर में ई प्रत्यय जोड़कर भीतरी, वाह में ई प्रत्यय जोड़कर क्या बना? वाहवाही। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी आपकी
भाववाचक संज्ञा हैं, आप दूरी, शीघ्रता, निकटता, भीतरी, वाहवाही, इन सभी को महसूस या अनुभव कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हुए? ये सभी उदाहरण हुए आपके किसके? तो भाववाचक संज्ञा के। तो यहाँ तक जो हमने चर्चा की है वह आपको अच्छे से समझ में आई होगी, काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। इससे आगे की जो चर्चा है वह हम कल करेंगे। यहाँ तक की जो चीज़ें हैं उन्हें आप काफ़ी अच्छे से समझिएगा, आपके लिए संज्ञा अध्याय को बहुत ही आसान ये चीज़ें कर देंगी।